देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव के लिए नया बिल पेश किया। इस बिल की ना तो पहले किसी को भनक थी और ना ही इसके बारे में कोई जान पाया था, जबकि आमतौर पर यह प्रावधान है कि किसी विधेयक को लाने से पहले उस पर विभिन्न फोरम पर चर्चा की जाती है, उसके बाद उसको तैयार किया जाता है। और जब अपराध से जुड़े पूरे कानून में एक साथ बदलाव की बात थी तो यह कितना जरूरी हो जाता है, किसी के लिए ये समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले को गुप्त रखा गया। आखिरी दिन जब लोकसभा सैनिटाइज होने जा रही थी तब गृह मंत्री ने इसको अचानक पेश कर सबको चौंका दिया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि यह अंग्रेजों की गुलामी से निजात दिलाने की दिशा में आखिरी कदम है। उन्होंने विधेयक के हिंदी में नामकरण के जरिए यह बताने की कोशिश की कि अब देश की सरकार अंग्रेजों से छुटकारा दिलाना चाहती है। ये तीनों विधेयक भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के नाम से पेश किए गए हैं, जबकि पहले इन्हें भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के नाम से जाना जाता था। लेकिन इनका प्रतीक से ज्यादा और कोई महत्व नहीं है। अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाने के नाम पर लाए गए ये कानून अंग्रेजों से भी ज्यादा कठोर और कड़े हैं। और जाने माने वकील कपिल सिब्बल के हवाले से कहें तो अगर ये पास हुए तो पूरे संविधान और न्यायिक व्यवस्था को ही पंगु कर देंगे। अंग्रेजों की तो भारतीयों से दुश्मनी थी, लिहाजा उनके बनाए गए कानूनों की कड़ाई तो समझी जा सकती है। लेकिन मौजूदा सरकार का जनता के साथ क्या रिश्ता है? क्या वह उनके लिए अंग्रेजों से भी बड़ी दुश्मन हो गई है, जिसके चलते उन्हें उससे भी ज्यादा कड़े कानून लाने पड़े? यह एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, अमूमन कोई भी कानून जब बनता है तब उसका हिंदी और अंग्रेजी के अलावा तमाम क्षेत्रीय भाषाओं में भी नामकरण होता है। और इस तरह का प्रयोग करके सरकार ने कुछ और हासिल किया हो या नहीं, दक्षिण के लोगों की नाराजगी जरूर हासिल कर ली है और उसकी प्रतिक्रिया भी आने लगी है। डीएमके ने इसका खुलकर विरोध किया है और तमाम दूसरे दल और पक्ष भी इस पर मुखर हैं। बहरहाल आइए अब इन कानूनों के कुछ प्रावधानों पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं व्यवस्था के अंग न्यायपालिका और नौकरशाही से, जिसे राजनीतिक सत्ता में बैठी जमात के साथ देश चलाना है। इस विधेयक में इन्हीं दोनों को निशाने पर ले लिया गया है। मसलन भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 की धारा 255 कहती है कि जो भी कोई सरकारी सेवक है, अगर वह भ्रष्ट या फिर गलत तरीके से या फिर किसी एक न्यायिक प्रक्रिया के किसी स्तर पर किसी रिपोर्ट, आदेश, फैसला या फिर डिसीजन की घोषणा करता है जिसके बारे में उससे पता है कि वह कानून के खिलाफ है, उसे एक काल के लिए, जो अधिकतम 7 साल तक हो सकता है, सजा दी जा सकती है या फिर उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों किया जा सकता है। इसी तरह से 256 को किसी शख्स के खिलाफ मुकदमा चलाने या फिर उसे जेल में रखने के मामले में भी किसी गलती पर अधिकारियों और जुडिशियल अफसरों के खिलाफ सजा का प्रावधान है। और धारा 257 दूसरे देश भागने वाले आरोपियों के पकड़े जाने या फिर वहां से उनके देश लाए जाने पर होने वाली कमजोरियों या फिर गड़बड़ियों में संबंधित नौकरशाहों और जुडिशियल अधिकारियों को दंडित करने का प्रावधान है। और 258 तो न्यायिक अधिकारियों के लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक है और यह सिलसिला आगे की कुछ धाराओं में भी बना हुआ है। लिहाजा ऐसी स्थिति में भला कोई जज या फिर अफसर फैसला लेने या फिर कोई कदम उठाने के लिए क्या तैयार होगा जो सत्ता के इशारों और हितों के खिलाफ जाता हो। अब आते हैं राजद्रोह कानून पर। सरकार ने घोषित किया कि उसने राजद्रोह कानून खत्म कर दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वह इसे खत्म कर देगी, लेकिन नए विधेयक में इसे नाम बदलकर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा शीर्षक से धारा 150 के तहत डाल दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 150 पर एक नजर डालने से पता चलता है कि भले ही राजद्रोह शब्द हटा लिया गया हो, लेकिन कानून बना हुआ है।
और कई मायनों में इसे आजीवन कारावास या 7 साल की सजा के साथ दंडनीय बनाकर और अधिक कठोर बना दिया गया है। कारावास के साथ दोषी को जुर्माना भी देना होगा। धारा 150 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले अधिनियमों का विवरण दिया गया है। इसमें कहा गया है, जो कोई जानबूझकर या बोले गए या लिखित शब्दों से या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों के उपयोग से या अन्यथा उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियां या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करना या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना या ऐसे किसी भी कार्य में शामिल होता है या करता है तो उसे आजीवन कारावास या कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि राजद्रोह पर अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए एक कानून बनाया था। मैं इस सदन को कहना चाहता हूँ कि एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है। राजद्रोह को कम्प्लीटली हम रिपील करते हैं। यहाँ लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। ऊपर आपने देख ही लिया कि कैसे सरकार ने उसे खत्म किया है और लोकतंत्र में बोलने के अधिकार की जो बात है तो उसका गला घोंटने की व्यवस्था आगे कर दी गई है। धारा 195 में कहा गया है कि संप्रभुता, एकता और अखंडता या भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सामग्री का निर्माण या फिर उसका प्रकाशन दंड के दायरे में आएगा। इस तरह से मीडिया को भी घेरे में लिया गया है। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून के निर्माण के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का सरकार ने पालन किया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसमें हेट स्पीच का कोई जिक्र नहीं है, जबकि इस देश के भीतर इस मसले पर लगातार बहस होती रही है। जिस आतंकवाद की परिभाषा को अभी संयुक्त राष्ट्र ठीक तरीके से तय नहीं कर पाया है, उसको इस सरकार ने परिभाषित कर दिया है। शाह ने कहा कि किसी कानून के तहत पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। इसमें उन्होंने कहा कि किसी को आतंकवादी के तौर पर तब परिभाषित किया जाएगा जब वह देश या फिर विदेश की धरती पर भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को जानबूझकर खतरा पहुंचाने का काम करेगा। बात यही नहीं ठहरी। आगे कहा गया है कि अगर वह आम जनता को या फिर उसके एक हिस्से को डराता है या फिर आम व्यवस्था को डिस्टर्ब करता है, अब इसे तो किसी को भी कभी भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। देश को बाकायदा पुलिस स्टेट में बदलने के लिए इस बिल में पूरी व्यवस्था कर दी गई है। अभी तक पुलिस को किसी आरोपी को अपने हिरासत में रखने के लिए 15 दिनों से ज्यादा का अधिकार नहीं था। अब उसे बढ़ाकर 60 दिन और विशेष परिस्थितियों में 90 दिन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पहले पुलिस बगैर किसी वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी और अगर किसी के घर जाती थी तो संबंधित शख्स को पहले अपने वकील को बताने का मौका दिया जाता था और फिर उसकी मौजूदगी में पुलिस पूछताछ करती थी। लेकिन नए विधेयक में प्रावधान है कि किसी को भी उसके घर में पुलिस डिटेन कर सकती है और इसके लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जाने माने एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इसे पूरी तरह से असंवैधानिक करार देते हुए तानाशाही स्थापित करने वाला विधेयक बताया है। उन्होंने तो इसे सरकार से वापस लेने तक की गुजारिश की है। उनका कहना है कि अगर यह संसद से पारित हो गया तो पूरे देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उनका कहना है कि सरकार ऐसे कानून बनाना चाहती है जिनके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेट, लोक सेवकों, कैग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने यहाँ तक आह्वान कर डाला कि मैं जजों से सतर्क रहने का अनुरोध करता हूँ, क्योंकि यह पूरी तरह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विपरीत है। इसको और साफ करते हुए उन्होंने कहा कि ये विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक हैं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जड़ पर प्रहार करते हैं। उनकी सोच स्पष्ट है कि वे इस देश में लोकतंत्र नहीं चाहते। उन्होंने इस सिलसिले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 254, 255 और 257 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इन सभी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों, मजिस्ट्रेट और न्यायाधीशों को सरकार का रुख स्वीकार करने के लिए धमकाना है। उन्होंने प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि कौन अधिकारी सरकार के खिलाफ आदेश पारित करेगा, कौन मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश सरकार के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा। सिब्बल ने दावा किया
कि यहाँ तक कि अंग्रेज भी कभी ऐसा काम नहीं करते थे, यहाँ तक कि राजा भी ऐसा काम नहीं करते थे। ये किस औपनिवेशिक मानसिकता की बात कर रहे हैं। कानून उनके हाथ के हथियार बन गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि किस इरादे से इन कानूनों को लोकसभा में विचार के लिए पेश किया गया है। क्या आप लोक सेवाओं को डराना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि औपनिवेशिक युग के कानूनों को हटाया जा रहा है, लेकिन आप औपनिवेशिक काल की तुलना में अधिक कठोर कानून ला रहे हैं। सिब्बल ने आरोप लगाया कि सरकार ने संस्थानों को खत्म कर दिया है और जो कुछ बचा है वह प्रस्तावित कानूनों से नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फिर आप खुद को लोकतंत्र की जननी क्यों कहते हैं? आपको कहना होगा कि मैं तानाशाही का जनक हूँ। सिब्बल ने कहा कि आप किस तरह के लोकतंत्र की बात करते हैं? क्या दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में ऐसे कानून हैं जिन्हें आप लाना चाहते हैं? ये कानून किसने बनाए? एक कुलपति जो 5 सदस्यीय समिति के संयोजक थे। हमें नहीं पता कि किसने क्या सुझाव दिया।